नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा, हिंदी लेक्चरर और वर्तमान में बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ। आप मेरे साथ में जुड़ चुके हैं हिंदी व्याकरण की क्लास में और अपन पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द में भी जो अंतिम बिंदु है क्रिया, उसका अध्ययन अपन ने कुछ तो कर लिया था और जो बचा हुआ शेष बिंदु है उसके बारे में अपन आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं क्रिया के आगे के बिंदुओं पे। अब देखो, क्रिया की व्युत्पत्ति, परिभाषा और कुछ प्रकार क्रम के आधार पे अपन ने प्रकार कल अर्थात अपन से पूर्व वीडियो में अपन ने पढ़ लिए थे। फिर भी अपन चाहेंगे कि पूर्व वीडियो के माध्यम से अपन अगले बिंदु को जोड़ते हुए आगे बढ़े। तो देखो, क्रिया क्या है? विकारी शब्द। और विकारी शब्द में भी चौथा और अंतिम बिंदु है। अब देखो, क्रिया की परिभाषा हो गई थी प्रकारों में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अपने सामने दो आया था और पढ़ा कि अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, एक तो एककर्मक और एक द्विकर्मक। द्विकर्मक को अपन क्या बोल देते हैं? बहुकर्मक भी बोल देते हैं। अर्थात जिसमें कर्म एक हो वो क्या कहलाता है? एककर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म दो हो तो वो क्या कहलाते हैं? द्विकर्मक क्रिया। अब जैसे इसका एक उदाहरण पढ़ा था अपन ने कल, अर्थात इसमें पढ़ना क्या है? क्रिया। अर्थात इसमें और पुस्तक क्या है? कर्म, और राम क्या है? कर्ता। अर्थात इसमें एक ही कर्म प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है? एक कर्म क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में भी दो कर्म पढ़े अपन ने, मुख्य कर्म और गौण कर्म। उनकी परिभाषा पढ़ी। क्रिया से ठीक पहले आएगा जो मुख्य कर्म होगा, निर्जीव होता है। जो मुख्य कर्म होता है हमेशा निर्जीव होता है और उसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा अपन ने पढ़ा गौण कर्म। ये जो आता है ये मुख्य क्रिया के ठीक पहले आता है, हमेशा सजीव होता है और इसके साथ कोई विभक्ति का प्रयोग भी होता है। अब देखिए, इस वाक्य के माध्यम से समझिए। सीता ने गाय को चारा खिलाया। अब यहाँ पे गाय और चारा, यहाँ पे कितने कर्म है? दो कर्म, एक तो गाय और एक चारा। खिलाना क्या है? यहाँ पे क्रिया। अब इस वाक्य में देखिए, दो कर्म आ रहे अपने पास में और उन दोनों में से अपने को मुख्य कर्म और गौण कर्म की पहचान करनी थी। तो जो मुख्य कर्म होता है वो क्रिया के क्या आता है? ठीक पहले आता है, जैसा कि क्रिया के ठीक पहले आएगा। और ये जो कर्म होगा हमेशा क्या होता है? निर्जीव होता है, जैसा कि परिभाषा में अपन पढ़ रहे हैं। और कोई विभक्ति रहित होता था, इसके साथ में कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा, गौण कर्म, अर्थात मुख्य कर्म के ठीक पहले जो कर्म आता है वो हमेशा क्या होता है? गौण कर्म, और उसके साथ में कोई विभक्ति भी प्रयुक्त होती है और ये सजीव भी होता है, अर्थात गाय क्या है? एक सजीव है। अब देखो, अगर आपके ये दो बिंदुओं से अगर आप समझ नहीं पाए तो इसके लिए एक छोटा सा वाक्य है, इसके माध्यम से भी आप द्विकर्मक क्रिया में जो मुख्य कर्म है और जो गौण कर्म है उसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में आता है। गौण कर्म क्या आएगा? पहले आएगा, और मुख्य कर्म क्या आता है? बाद में। ठीक है, तो ये यहां तक की चर्चा अपने कल तक वाले वीडियो में हो गई थी। और ये किसके आधार पे भेद थे? क्रिया के कर्म के आधार पे। अब देखो, अपन क्रिया के प्रयोग व संरचना के आधार पे भेद पढ़ेंगे अपन। प्रयोग व संरचना के आधार पर। अब देखिए, प्रयोग के आधार पे जो दूसरा पार्ट है, प्रयोग के आधार पे। अब प्रयोग के आधार पे क्रिया को तीन भागों में बांटा गया है, और दूसरा मैं लिख दूं कि संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पे क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में। अब देखिए, जो वर्तमान एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें क्रिया के सिर्फ कितने भेद चलते हैं? 5 ही। और ये जो 3 भेद थे प्रयोग के आधार पे, वो इससे पूर्व वाले एनसीईआरटी किताबों में चलते थे। अपन इन 3 प्लस 5 अर्थात 8 जो क्रियाएं हैं प्रयोग और संरचना के आधार पे, उनका अपन एक साथ इनकी परिभाषा और प्रकार समझ लेते हैं।
अब देखिए मैं लिख दूं कि प्रयोग व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब देखिए मैं पहले लिखने जा रहा हूं, अगर संरचना के आधार पे पूछे तो क्रिया के कितने भेद बताने हैं आपको, 5, और प्रयोग व संरचना दोनों को मिलाकर के पूछे तो कितने होंगे दोनों, 8 प्रकार। ठीक है, अब देखिए उप प्रकारों के नाम में लिख देता हूं। पहला जो प्रकार पढ़ेंगे अपन, सामान्य क्रिया। अब देखिए दोस्तों, इसके जो प्रकार हैं वो दिखने में बड़े हैं, ज्यादा हैं, लेकिन अपन इनकी परिभाषा और इनके प्रकार पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, आपको एक ही बार में सारे आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरी जो है संयुक्त क्रिया, तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया, चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवी है नाम धातु क्रिया, छठी है अपन कृदंत क्रिया, सातवीं पढ़ेंगे अपन सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में अपन हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और 8वीं पढ़ेंगे सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। अब देखो ये 8 प्रकार हैं, इनमें से ये जो 5 जो प्रकार हैं वो तो किसके आधार पे हैं, संरचना के आधार पे, संरचना के आधार पे, अर्थात ये जो 5 प्रकार हैं ये तो किसके आधार पे हैं, संरचना के आधार पे, और एक और नीचे वाले जो 2 हैं ये किसके आधार पे हैं, प्रयोग के आधार पे। अपन इन 8 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अगर संरचना की दृष्टि से प्रश्न पूछ ले आपसे, तो संरचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं क्रिया के, 5 भेद होते हैं, और प्रयोग के आधार पे पूछ ले तो प्रयोग के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन पहली जो क्रिया लेते हैं सामान्य क्रिया। अब देखो नाम से ही विदित हो रहा है कि सामान्य क्रिया, अर्थात इसमें एक कर्म अर्थात एक कार्य या एक क्या होती है, क्रिया होती है, एक कार्य होता है और एक क्रिया होती है, वे शब्द में से क्या कहलाते हैं, सामान्य क्रिया। देख लीजिए, जैसे मैं वाक्य लिखूं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य है। अब देखिए इसमें सकर्मक और अकर्मक नहीं पूछेगा, जो अपन ने पहले पढ़े कर्म के आधार पे। इसमें अगर प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा कि संरचना के आधार पे या प्रयोग के आधार पे ये जो वाक्य ये कौन सा है, तब अपने को उत्तर देना पड़ेगा कि ये सामान्य क्रिया है। ठीक है, अब देखो राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब इसमें पढ़ना क्या है, क्रिया, और कार्य क्या हो रहा है, पुस्तक को पढ़ना था। कर्म कौन सा है, पुस्तक, अर्थात एक ही कर्म और एक ही क्रिया, अर्थात एक ही कार्य हो रहा है और एक ही क्रिया हो, तो वो शब्द वे वाक्य में से क्या कहलाते हैं, सामान्य क्रिया में आएंगे। दूसरा इसका प्रकार अपन ने पढ़ा संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब देखो संयुक्त यानी क्रिया कैसी होगी, एक तो होगी नहीं, 2 होगी। संयुक्त यानी एक से ज्यादा, संयुक्त यानी जुड़ी हुई, अर्थात 2 क्रियाएं। अब इसमें देखो कर्म तो कितना होगा, 1 प्लस क्रिया कितनी होगी, 2 क्रियाएं होगी, ये इसकी परिभाषा है। अर्थात संयुक्त क्रिया, क्रिया कितनी, संयुक्त, संयुक्त में कितनी क्रिया, 2, और कर्म कितना होगा, 1 ही। जैसे एक कर्म या एक कार्य प्लस एक क्रिया, इसमें एक कार्य प्लस 2 क्रिया। अब देखो कैसे, जैसे राम ने पाठ पढ़ लिया, अब ये वाक्य पूछे आपसे और इसमें पूछे कि इसमें कौन सी क्रिया है, संरचना के आधार पे या फिर प्रयोग के आधार पे। तो अब देखो इसमें एक तो पढ़ और एक पाठ, कितने कर्म आ गए, कितनी क्रिया हो गई, सॉरी एक तो ये तो क्या है
कर्म हो गया पाठ तो, और पढ़ना और लिया दो कर्म हो गए, क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया और लेना क्रिया। अब इसमें क्रिया कितनी आ गई? 2। और कर्म, कर्म कितना है? 1। अर्थात राम ने पाठ पढ़ लिया। पढ़ना और लेना क्या होती? दोनों क्रिया होती है। तो जिस वाक्य में भी एक कर्म हो और 2 क्रियाएं हो तो हमेशा क्या होगा? संयुक्त क्रियाएं। अर्थात बिल्कुल आसान है। आपको देखने पर इसके जो विभाजन है वो बड़े दिखते हैं, 8 विभाजन दिखते हैं, लेकिन अपन समझने की दृष्टि से और परिभाषा प्रकारों की दृष्टि से बहुत ही आसान है। अब देखिए तीसरा जो बिंदु है, तीसरा प्रकार है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, आप इनके नाम से ही परिभाषा से विदित हो जाएंगे। पूर्वकालिक, पूर्व यानी पहले के काल की क्रिया, काल यानी समय की, तो पहले के काल की क्रिया को क्या बोलेंगे अपन? अर्थात पहले के काल की क्रिया, काल की क्रिया, अर्थात पहले के काल की क्रिया का प्रयोग जिस वाक्य में हो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। अब इसमें देखिए दूसरा, इसमें 2 कर्म होंगे। कर्म कितने होंगे इसमें? 2। और क्रिया भी कितनी होगी? 2 क्रिया होगी। 2 कर्म और 2 क्रिया। इसमें 1 कर्म और 1 क्रिया, 1 कर्म इसमें 2 क्रिया, इसमें 2 कर्म होंगे और 2 क्रिया होगी। तो याद करने की दृष्टि से आप इस कर्म से इनको याद कर सकते हैं। अब 2 कर्म जैसे राम पढ़कर सो गया। अब देखो पढ़कर और सोना ये क्या है? क्रियाएं भी है और कर्म भी है। पढ़ना क्या है? क्रिया भी है, और ये भी क्या है? क्रिया है। पढ़ना कर्म भी है। अर्थात इस वाक्य में कितने कर्म हैं? 2 तो कर्म है और 2 क्रियाएं हैं, सोना और पढ़ना। अर्थात पढ़ धातु में कर्म लग गया तो ये भी क्या हो गई? पढ़ना क्रिया हो गई, और ये भी सोना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो राम ने 2 कर्म क्या हो गए? तो पढ़ना और दूसरा क्या हो गया? सोना। तो ये क्या हो गए? इसके कर्म हो गए। पहला कर्म तो कौन सा? पढ़ना, और दूसरा कर्म क्या हो गया? सोना। ऐसे 2 क्रियाएं हो गई, एक तो पढ़ना क्रिया और एक हो गई सोना क्रिया हो गई इसकी। अब देखो पूर्वकालिक, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पहली क्रिया पूर्ण हो जावे, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त पहली क्रिया क्या हो जानी चाहिए? पूर्ण हो जानी चाहिए। चाहे बाद की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चाहे नहीं हो। अगर पहले की क्रिया पूर्ण हो गई तो वाक्य क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगा। जैसे राम पढ़कर, अर्थात ये जो इसकी क्रिया है वो क्या हो गई? यहाँ पे पूर्ण हो गई। अर्थात राम ने पढ़कर क्या कर लिया है? दूसरी क्रिया क्या कर रहा है? ये सोने की क्रिया कर रहा है। अर्थात जो लास्ट की क्रिया है उससे पूर्व की जो क्रिया है पूर्वकालिक, अर्थात पहले के काल की जो क्रिया है, अर्थात पहले का जो समय बताए वो काल की क्रिया क्या हो जानी चाहिए? अपने पूर्ण हो जानी चाहिए। तो वैसे वाक्य क्या कहलाएंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अर्थात देखा हमने वाक्य में प्रयुक्त पहली क्रिया क्या हो जानी चाहिए? हमेशा पूर्ण हो जानी चाहिए, और उससे आगे वाली जो क्रिया है वो चाहे पूर्ण हो चाहे नहीं हो, वो वाक्य हमेशा क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा, पूर्वकालिक क्रिया का वाक्य होगा। देखिए 3। अब इसका चौथा प्रकार देखते हैं अपन। चौथा जो प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा जो प्रकार अपन पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात प्रेरणार्थक, प्रेरणा के अर्थक की क्रिया, अर्थात वाक्य में वो करता जो प्रेरणा दे। अब देखो प्रेरणार्थक क्रिया में वाक्य का कर्ता, परिभाषा देखिए, वाक्य का कर्ता
स्वयं क्रिया न करके, स्वयं क्रिया न करके अन्य से क्रिया करवाता है, अन्य से क्रिया करवाता है। देखिए वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया न करके किससे करवाता है, अन्य कर्ता से जो क्रिया है वो करवाता है। पहली बात तो इसकी ये। और वाक्य में कितने कर्ता होते हैं, दो। वाक्य में कर्ता भी कितने होते हैं, दो। अब दो कौन कौन से, तो देखो पहला तो वह कार्य को करने वाला, करने वाला अर्थात क्रिया को करने वाला, और क्रिया को दूसरा जो है वो होगा कर्ता क्रिया को करवाने वाला, करवाने वाला। ऐसा जो प्रेरणार्थक जो वाक्य होगा वो हमेशा किसमें आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में आएगा। देखिए कैसे, अब देखो इसमें वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करेगा, अन्य किसी से करवाएगा। पहली बात तो ये, वाक्य में कितने कर्ता होंगे, दो, जिसमें एक तो क्रिया को करने वाला होगा और दूसरा उसको करवाने वाला होगा। देखिए मैं एक वाक्य लिखता हूं, शिक्षक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है। शिक्षक छात्रों से क्या पढ़वाता है, पुस्तक पढ़वाता है। अब देखो इसमें शिक्षक और छात्र क्या है, दो कर्ता हो गए। अब यहाँ पे जो पहला कर्ता है अर्थात वाक्य का कर्ता कौन होगा, शिक्षक, वो क्या होगा, काम को करवाने वाला, करवाने वाला होगा। इसमें देखो मुख्य जो कर्ता होगा वो काम को करवाने वाला होगा, और जो काम करवाने वाला होता है अर्थात काम का जो निर्देश देता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेरणार्थक। अर्थात इसमें जो छात्र है वो शिक्षक की प्रेरणा से क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। देखिए इस वाक्य का कर्ता स्वयं काम न करके अन्य से काम करवाए, अर्थात छात्रों से क्या करवा रहे हैं, पुस्तक पढ़वा रहे हैं। तो ये जो कर्ता है ये स्वयं काम नहीं कर रहा है, इसकी प्रेरणा से जो अन्य जो कार्य करता है वो क्या कर रहे हैं, कार्य को संपन्न कर रहे हैं। ऐसी दशा में ऐसे वाक्य किसके होंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के होंगे। ठीक है, दो कर्ता है, पहला क्रिया को करने वाला होगा, दूसरा क्रिया को करवाने वाला। अब अर्थात इसमें क्रिया को करने वाले कौन है, छात्र, और करवाने वाला कौन है, शिक्षक। अर्थात जो पहला करता है जो करवाने वाला होता है वो ये क्या होता है, प्रेरणार्थक शब्द, और इसी शब्द से क्या बना है, प्रेरणार्थक क्रिया बनी है। ठीक है, आप देखो इसका पांचवा प्रकार, पांचवा जो प्रकार है, पांचवा और छठा प्रकार, तो उनको अपन एक साथ देख लेते हैं। पांचवा जो प्रकार है वो है नाम पद क्रिया, और छठा अपन इधर लिख लेते हैं कृदंत क्रिया। चार अपने भेद हो चुके हैं बिल्कुल आसान से। अब देखो पांचवा कौन सा है, कौन सा प्रकार है, नामपद क्रिया, और छठा कृदंत क्रिया। अब इनको समझने के लिए अपन देखते हैं कि जैसे अपन कौन से शब्द पढ़ रहे हैं, विकारी शब्द। तो विकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये चारों ही अपन ने पढ़ ली लगभग। आज अपना कौन सा पॉइंट हो जा रहा है, क्रिया। तो वो जो विकारी शब्द है वो सारे पूर्ण होने वाले अपन ने। तो कौन कौन से शब्द पढ़े अपन ने विकारी में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो संज्ञा का अर्थ होता है किसी न किसी का नाम होता है, अर्थात सृष्टि में जितने भी हैं वस्तुएं हैं उनका क्या होता है, नाम। नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं, अर्थात सबका नाम, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, सर्वनाम। अर्थात ये तो सब नाम, अपन ने जब संज्ञा पढ़ी थी तो संज्ञा को क्या बोलते हैं, अर्थात सब नाम। और सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम। और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा अपन ने, विशेषण कहा।
अर्थात संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण ये तीनों तो किस में आते हैं, काम वर्ग में, ठीक है, अर्थात सॉरी नाम वर्ग में। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम, सर्वनाम का सबका नाम, और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द भी किसमें आएगा, नाम वर्ग में। अर्थात ये तो नाम वर्ग में, और क्रिया किससे बनी है, धातु से। अर्थात धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनी थी अपनी क्रिया, तो क्रिया किसमें आएगी, कृदंत में। अब देखो नाम कैसे, अब इनको आप आसानी से समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूंगी संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण, शब्दों के साथ में कोई अन्य प्रत्यय जोड़कर जो नया शब्द बनता है और वह नया शब्द क्रिया बन जाए, तो वो किस वाक्य में आएंगे, कौन सी क्रिया में आएंगे, नामपद क्रिया में। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़कर जो नया शब्द बने वो क्रिया हो, तो वे नामपद क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगी, नामपद क्रिया। अर्थात संज्ञा सर्वनाम और विशेषण जो भी वाक्य में शब्द आए, इनके आगे अपन कोई भी प्रत्यय जोड़ लेंगे और जो नया शब्द बनेगा वो क्या होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। अर्थात क्या बननी चाहिए, क्रिया बननी चाहिए। तो फिर वो ऐसे पद क्या कहलाएंगे, नामपद क्रिया। और कृदंत क्रिया में देखो धातु में ना, अर्थात धातु में ना प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्यय जोड़ने पर बना शब्द यदि क्रिया का बोध कराए, यदि क्रिया हो, तो वे शब्द कृदंत क्रिया में आएंगे, अर्थात कृदंत क्रिया के होंगे। अब देखो दोनों की परिभाषा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जो शब्द आते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण के, उनके बाद में कोई भी प्रत्यय जोड़े और हमें क्रिया का किसका बोध कराए, क्रिया का, तो वो शब्द तो किसमें आएंगे, नामपद में। और धातु में, क्योंकि क्रिया जो अपन ने पढ़ा क्रिया वो किससे बनती है, धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से। अर्थात इस ना प्रत्यय के अलावा अन्य प्रत्यय जोड़ने पर बना शब्द अगर क्रिया हो तो वो किसमें आएंगे, कृदंत क्रिया में। जैसे धातु है चल और इसमें मैंने कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ता प्रत्यय, तो देखो क्या बन गया, चलता। तो चलता क्या क्रिया नहीं होती है क्या, अर्थात चलता भी क्या होती है, क्रिया होती है। अब देखो चल में मैंने क्या जोड़ दिया, कर, तो शब्द क्या बन गया, चलकर, अर्थात ये भी क्रिया का निर्माण कर ली। चल में आप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बना, चला। और जैसे चल में एगा प्रत्यय जोड़ोगे तो हिंदी में क्या बनेगा, चलेगा। अर्थात धातु में ना के अलावा, इस ना के अलावा अपन ने क्या जोड़े, अन्य प्रत्यय, और अन्य प्रत्यय जोड़ने पर अगर हमारे पास में जो नया शब्द आता है वो क्रिया का बोध कराए। अब हमारे सामने नया शब्द कौन सा आया, चलता, चलकर, चला और चलेगा, हमें क्रिया का बोध करा रहे हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, कृदंत क्रिया कहलाएंगे। अर्थात जो वो वाक्य में ये शब्दों का प्रयोग होगा वो क्या कहलाएंगे, कृदंत क्रिया। समझ में आ गई। अब देखो नामपद में देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, अर्थात इसमें धातु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि चमक जो संज्ञा है उसमें क्या जोड़े, ना प्रत्यय, तो शब्द क्या बनेगा, चमकना, ठीक है।
जो रंग क्रिया है उसमें ना प्रत्यय जोड़ूं, उसमें तो शब्द क्या बनेगा, रंगना। ऐसे विशेषण शब्द लेते हैं अपन अपना, और अपना में ना प्रत्यय जोड़े तो क्या बनेगा शब्द अपनाना। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, क्रिया ही है। अब देखो अपन ने परिभाषा में भी यही पढ़ा था कि इन तीनों के नाम के आगे कोई भी प्रत्यय जोड़ने पर हमें किसका बोध कराए, क्रिया का बोध कराए। तो ये इन शब्दों में देखो अपन ने क्या जोड़ा, ना प्रत्यय। तो चमकना, रंगना और अपनाना ये क्रिया अपन के सामने निकल करके आई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, नामपद क्रिया। ठीक है। तो देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई भी प्रत्यय जोड़ दो, अगर वो क्रिया का बोध कराएंगे तो वो कौन से होंगे, नामपद क्रिया। और धातु में ना प्रत्यय के अलावा, ना प्रत्यय के अतिरिक्त कोई सा भी आप प्रत्यय जोड़ दो और जुड़ने वाला जो शब्द बनेगा अगर वो क्रिया का बोध कराए तो वो सारे शब्द क्या होंगे, अपने कृदंत क्रिया के होंगे। ठीक है। तो पांचवा और छठा प्रकार में ज्यादा आपको समस्या नहीं आई होगी, इनकी परिभाषा पे आप ध्यान दे लो, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके सातवें प्रकार पे। अब देखो सातवां जो इसका प्रकार है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया अर्थात इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश में क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सातवां जो इसका प्रकार है अपन पढ़ते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब देखो सहायक शब्द का अर्थ होता है सहायता। तो किसकी सहायता, अर्थात ये शब्द जो मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले, सहायता करने वाले शब्द क्या होते हैं, सहायक क्रिया होती है। अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता, सहायक का अर्थ क्या होता है, सहायता। और सहायता किसकी करेगी, मुख्य क्रिया की। अर्थात वाक्य में मुख्य क्रिया की जो सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सहायक क्रिया कहलाती है। दूसरा जो क्रिया है सहायक क्रिया, वो वाक्य में काल का परिचय करवाती है, काल का परिचय कराती है। सहायक क्रिया हमेशा वाक्य में किसका परिचय कराएगी, काल का परिचय कराएगी। जैसे इसका वाक्य लेते हैं अपन, राम ने पुस्तक पढ़ ली। अब देखो इसका वाक्य अपन ले लेते हैं दूसरा, सब पढ़ रहे हैं। देखिए वाक्य इसका याद नहीं है मुझे, सब पढ़ रहे हैं। अब देखो सहायक क्रिया में दो, जो किसकी सहायता करे, मुख्य क्रिया की, और वाक्य में किसका पता, अर्थात किसका परिचय बताती है, काल का। अब देखो इसमें सब पढ़ रहे हैं। अब पढ़ना क्या है, यहाँ पे क्रिया है अर्थात, और ये क्या है, सहायक क्रिया। तो पढ़ने में जो मुख्य क्रिया है इसकी क्या कर रहे हैं, सहायता करते हैं। अब रहे हैं तो अर्थात ये पढ़ रहे हैं अर्थात काम पूर्ण नहीं हुआ है। एक तो ये क्या है, अपूर्ण। और रहे हैं और रहा है, रहे हैं और रहा है, ये सारे किसमें आते हैं, वर्तमान काल में। तो अर्थात ये जो वाक्य है वो अपूर्ण वर्तमान काल का है, क्योंकि इसमें जो कार्य है अर्थात जो क्रिया है वो भी हो रही है, अर्थात वह कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो जो सहायक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया की क्या होती है, सहायक होती है। और इसमें अपने को किसका पता चलता है, काल का पता चलता है। ऐसे वाक्य आए तो वो किसके हो जाएंगे, अपने सहायक क्रिया के, जो आसान से हैं। आसान सी परिभाषा है, नाम से विदित हो जाता है। अब आधे जो प्रकार उनका तो रटने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ेगी। और अंत में देखिए जो आठवां प्रकार है, सजातीय क्रिया। अर्थात नाम से पता चल रहा है कि समान जाति की, समान जाति
वाली क्रिया, समान जाति वाली क्रिया। अब देखो समान जाति किसकी, अब इसको अपन वाक्य की संरचना के आधार पर पढ़ते हैं। तो वाक्य का संरचना किन किन से बन करके होता है, ये कर्ता होता है वाक्य में, कर्म होता है और क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो सजातीय क्रिया में कर्ता और कर्म हमेशा क्या होते हैं, या तो संज्ञा शब्द होता है या फिर सर्वनाम होता है। ठीक है दोस्तों, या तो कर्ता और कर्म हमेशा कौन से होते हैं, या तो संज्ञा शब्द होगा या सर्वनाम होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम या तो कर्ता होगा या फिर कर्म होगा। और जो क्रिया है वो हमेशा किसकी होती है, वो धातु से निर्मित होती है। ठीक है, लेकिन सजातीय जो क्रिया है उसमें जो वाक्य आएंगे और उसका जो कर्म होगा वो कर्म संज्ञा सर्वनाम ना होकर के जो क्रिया जिस धातु की होगी, अर्थात जिस क्रिया जिस धातु रूप से निर्मित है उसी धातु से क्या होगा, कर्म भी निर्मित होगा। ठीक है दोस्तों, सजातीय वाक्य में जो भी वाक्य आएगा उसमें जो कर्म होगा वो संज्ञा या सर्वनाम का न होकर के क्रिया का निर्माण जिस धातु से हुआ है उसी धातु से कर्म का निर्माण भी होता है। जैसे वाक्य ले कि राम ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, राम ने लड़ाई लड़ी। मोहन ने पढ़ाई पढ़ी। राम ने चाल चली। अब देखिए इन वाक्यों में जो कर्म है लड़ाई पढ़ाई और चाल, ये क्या है, क्रिया, लड़ना पढ़ना और क्रिया। अब क्रिया में देखो इसमें क्रिया और जो कर्म है, तो जिस धातु से क्रिया का निर्माण हुआ है उसी धातु से किसका निर्माण होना चाहिए, यहाँ पे कर्म का। अब लड़ना क्या है, एक धातु है, लड़ धातु, और लड़ धातु में ये भी जो लड़ी है ये किस धातु से बना है, लड़ धातु से, और इसी लड़ धातु से क्या बना है, लड़ाई बनी है। अर्थात इसमें क्रिया और कर्म दोनों क्या है, सजातीय हैं, दोनों क्या है, सजातीय हैं। ऐसे ही पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ धातु से ही क्रिया का निर्माण हुआ है और पढ़ाई भी पढ़ धातु से निर्मित होती है, तो अर्थात दोनों क्या है, सजातीय क्रिया है। ऐसे ही चल, चल धातु, तो चल भी उसी से बना और चाल भी चल धातु से बने। अर्थात क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में क्रिया और कर्म का निर्माण एक ही धातु से होता है, एक ही धातु से होता है, वहां कौन सी क्रिया होगी, सजातीय क्रिया। ठीक है, तो आप इस वाक्य को एक बार पढ़ सकते हैं, तो आपको ये सजातीय जो क्रिया है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि ज्यादातर जो वाक्य होते हैं हमेशा उसमें कर्ता या कर्म किसका होता है, संज्ञा शब्दों से निर्मित होता है, फिर सर्वनाम शब्दों से, और जो क्रिया होती है वो किससे निर्मित होती है, धातु से। लेकिन सजातीय क्रिया पूछेंगे अपने को, तो सजातीय में देखो क्रिया का निर्माण जिस धातु से हुआ है उसी धातु से किसका निर्माण होगा, कर्म का। और जहां पे ये दर्शाए अर्थात कर्म और जो क्रिया है वो एक ही धातु की हो, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, फिर सजातीय क्रिया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से अपने जो विकारी शब्द है, जो अंतिम पॉइंट जो अपन पढ़ रहे थे क्रिया, उसका भी आज समापन होता है। इस तरह से अपने पूरी विकारी शब्द अपन ने पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में फिर अपन एक नया बिंदु लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इनका रिवीजन करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।